गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है। और पॉलिटी के बाद अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा एनवायरनमेंट, है ना, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि अभी तक जो है एनवायरनमेंट में जो हम लोग का पीसीएस का ट्रेंड रहा है या जो आरओ का ट्रेंड रहा है, उसमें अभी एनवायरनमेंट से लगभग 12 से लगभग 12 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर कभी ऐसा हुआ कि 14 सवाल या 16 सवाल आ गए, लेकिन एक मोटा-मोटा अगर एवरेज एवरेज देखा जाए तो 10 से 12 सवाल या फिर 13 सवाल, 14 सवाल, ठीक है। आपके पीचेस की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में और आरओ के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो पीचेस और आरओ के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को एक बार हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद जो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया है कि यूपी पीचेस और आरओ में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, है ना। चलिए, तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है पर्यावरण, ठीक है। अब पर्यावरण में इसका कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, ठीक है। हमारे जो पर्यावरण है वो किन-किन घटकों से मिलकर के बना है, उस सब के बारे में जानेंगे। और इसी से साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा जैवमंडल तथा बायोम, और यह भी जो है इसी का ही पार्ट है, ठीक। चलिए, जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा रहेगा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन में हमने हमने लिख दिया, लेकिन जब हम इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। और उसके बाद जो चौथा है वो रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, और पांचवा हमारा रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं जैव भू रसायन चक्र, यानी कि पोषण चक्रों का के प्रकार। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, नाइट्रोजन चक्र है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र है ना, और जल चक्र, इस तरह के जो भी आपके चक्र वाले हैं वो सब आपके इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये जो आपका 3 टॉपिक है वो एक साथ होगा, ठीक। और जो ये जो पहला वाला 1-2 है ये दोनों एक साथ होंगे, है ना। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा जो तीसरा टॉपिक, जो मेजर तीसरा टॉपिक है, अगर इसको हम इस प्रकार से देखें तो इसको हम लोग मान सकते हैं टॉपिक नंबर 1, जो हमारा बड़ा टॉपिक है। और उस टॉपिक में 2 चैप्टर्स पर्यावरण और जैवमंडल तथा बायोम, और जो हमारा दूसरा होगा वो होगा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसमें 3 हमारे छोटे-छोटे टॉपिक हो गए, और जो चौथा जो तीसरा हमारा होगा वो रहेगा हमारा जैव विविधता, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहले जैव विविधता का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी बातें हैं। सेकंड, भारत में जैव जैव विविधता की अवधारणा क्या है, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता का संरक्षण। तो अगर हम इन तीनों को समग्र रूप से देखें तो इन सबको हम एक ही चैप्टर मान सकते हैं कि जैव विविधता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट में जो है पीसेस और आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 3 आपके मेजर टॉपिक्स हैं, मतलब बड़े चैप्टर्स हैं, कि पर्यावरण हो गया, पारिस्थितिकी हो गया और जैव विविधता हो गया। अब इन 3 मेजर टॉपिक्स के बाद जो आपका ये है जलवायु वाला, है ना, इसको हम चौथा मान सकते हैं। दोनों को अगर हम एक में कंबाइन कर दें, ठीक है। मतलब ये कि परिवर्तन और उसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस, यहाँ से बहुत सारे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, आप सबको पता होगा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी संगठन और जितने भी अभी तक सम्मेलन हुए हैं, है ना। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10, ठीक है। तो ये आपके, और इसके बाद देखो, जो आपके टॉपिक नंबर 11 है वो आपका है सतत विकास, यानी कि धारणीय विकास, एवं जो इसके लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। आपने सुना होगा एसडीजी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो ये भी आपका जो है एक बड़ा टॉपिक है, और ये जो है आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपका जो एक टॉपिक है जहाँ से हर साल, लगभग हर साल पीछे में एक सवाल बनता है कि कौन कौन से इस निम्नलिखित में से कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं आपके, वो आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, कौन से अनवीकरणीय के स्रोत हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं, है ना। तो वो जो आपका चैप्टर है नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम, ठीक है, इसमें हम वैकल्पिक ऊर्जा की बात करेंगे, है ना। और इस समय 2 जो है बहुत चर्चा में है, एक है इथेनॉल वाला, है ना, ईंधन, और एक है हाइड्रोजन वाला, ठीक। उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे
पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में। यह भी एक चैप्टर अच्छा लंबा चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की बात करेंगे। ठीक है? और उसके बाद फिर एक जो टॉपिक हमारा आता है वो है जल संरक्षण। और जल संरक्षण के बाद ये जो हमारे टॉपिक्स हैं 15 से लेकर के 19 तक, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको मिलेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम रट्टा मार करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है? जैसे भारत में पर्यावरण कानून कौन-सा है, संगठन कौन-सा और इसके खातिर किए गए प्रमुख आंदोलन कौन-कौन से रहे। ओज़ोन क्षरण वाली जब बात आती है कि सबसे पहले कहाँ देखा गया, इसकी सबसे पहले खोज किसने की, ठीक है? वर्तमान में ये जगह कहाँ पे है ना? ये तो उसके बाद इसका जो दिवस है वो कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो ये सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। फिर जो स्पेशली जो बिल्कुल फैक्ट वाइज़ है, वो है वन्य और वन्यजीव अभयारण्य वाला, है ना? ये जो चैप्टर हमारा है, जीवमंडल रिजर्व वाली बात। और उसके बाद लास्ट आता है विविध। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, तो ये जो आपके हैं 5 ये हो गए और ये आपका एक 6 हो गया और पर्यावरण 7। जो आपके 7 आपके मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 के बाद ये जो आपके छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, है ना? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 तो ये मतलब 14 टॉपिक सब मिला कर के। लेकिन अगर इसको थोड़ा-सा और डिटेल में देखा जाए तो 19 टॉपिक हो गए, है ना? तो हम लोग इसको इसी क्रम में पढ़ने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को जो है या इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी, ठीक है? तो अब जब सिलेबस की जानकारी हो गई तो अब आइए इसका जो पहला टॉपिक है, उसका नाम है पर्यावरण। इसको हम लोग आज की क्लास में खत्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पर्यावरण। अब इसमें हम थोड़ी-सी चर्चा कर लें कि इसमें हमें इसको इस चैप्टर में हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो सबसे पहली बात है वो यही है कि इसका जो है परिचय, है ना? पर्यावरण का परिचय। ये वास्तव में हम जो पर्यावरण कहते किसको हैं, ठीक है? हम उसकी चर्चा कर लें एक बार। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तब हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण के घटक कौन-कौन से हैं, जहाँ से हर साल एक सवाल आपके पीसीएस में और आरओ में पूछा जाता है, ठीक है? कि पर्यावरण के घटक कौन-कौन से हैं? आप सबको पता है ना, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। तो ये आप सबको पता है। तो ये चीज़ें आपको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर इसको थोड़ा-सा और डिटेल में हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, है ना? भौतिक और या कि अजैविक और फिर जैविक और ऊर्जा संगठक। फिर इसको थोड़ा-सा और डिटेल में आएँगे, तब यहाँ पर हम जो पहला है वो देखेंगे, फिर जो सेकंड हमारा जैविक है उसको देखेंगे और जो फिर तीसरा आएगा हमारा ऊर्जा संगठक, फिर इसको देखेंगे, ठीक है? और इसको देखने के बाद अच्छा देखो, इसी में एक बात है ना, ये जो यूवी रेज़ वाली, यहाँ से अभी हाल ही में 2 साल पहले एक सवाल पूछा गया था, ठीक? और लास्ट में जो है इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं ना, कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, या जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 वाला, ये देखो, ये तो आपका हर साल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना? तो इस तरह के जो फैक्ट हैं उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चैप्टर को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो लगभग आपके सारे सवाल आराम से प्रीलिम्स वाले हो जाएँगे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग इसी को देखने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण के आखिर अवधारणा क्या है, ठीक है? इसके हम परिचय की बात करेंगे, ठीक? तो चलिए भाई, सबसे पहले परिचय की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, उनको आपको समझना है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण है, ठीक है? और भी बाकी ग्रह हैं जहाँ पर पर्यावरण नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है? चलिए, दूसरी बात कि पर्यावरण होता क्या है, ठीक है? अब आपके मन में आया ना कि हमारा अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी पे हमारा पर्यावरण है और उस पर्यावरण के नाते हमारे जो है यहाँ पे जीवन संभव है। तो आखिर में ये पर्यावरण होता क्या है? थोड़ी-सी हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी विवेचना अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा भिन्न-भिन्न तरीके से की जाती है। जैसे भौतिक वैज्ञानिक इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लिखित करते हैं। जो हमारे जीव वैज्ञानिक हैं, वो इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। जो हमारे जैवमंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। जो हमारे जीव वैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं? वो जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं और इसमें जैवमंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। अब देखो, जो आपके जीवित जीव हैं वो कौन है? 3 प्रकार के हैं। एक आपका पादप है जिसमें आपके सारे पेड़-पौधे आ जाएँगे, ठीक है? दूसरा आपका जीव है जिसमें हम जो जीवित प्राणी आप लोग देख रहे हैं, जैसे जानवर हो गए या इंसान हो गया, है ना? या पशु-पक्षी हो गए। इसके बाद एक और आता है, वो है सूक्ष्म जीव, जिसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं। तो वो सारे जो है इसमें आते हैं, किसमें? जैविक पर्यावरण में, ठीक है?
तो और इन सबको जो है तो वहीं सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिक, आर्थिक और संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पर्यावरण है उसको विभिन्न वैज्ञानिक अपने-अपने तरीके से विभिन्न तर्कों के साथ अपनी परिभाषा देते हैं, ठीक है? लेकिन अब इनमें से हम वास्तव में किसकी परिभाषा को एनवायरनमेंट के रूप में देखें, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्यावरण के रूप में देखें, तो उसके बारे में देखो कहा गया है कि जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसके दौरान एक परिभाषा दी गई कि और उसमें कहा गया कि अगर ये बातें आती हैं तब आप पर्यावरण कह सकते हो। तो वो बातें अभी आगे लिखी गई हैं। उसके पहले हम थोड़ा-सा यहाँ पे देख लें कि सामान्य शब्दों में पर्यावरण का आशय जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। ठीक है? अतः पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है। कैसा है? प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित और समाप्त होने में मदद करता है। बताओ भाई क्या-क्या करता है ये? ये पृथ्वी पर जीवन को विकसित होने में, उसको पोषित करने में और उसके समाप्त होने में मदद करता है। ठीक है? अब चलते हैं इसकी इतिहास की बात करते हैं। तो जो हमारा एनवायरनमेंट शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? यह एक फ्रेंच शब्द है, उसका नाम देखो यहाँ पे लिखा गया है, एनवायरन, ठीक है? शब्द से लिया गया और जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या फिर घेरना, ठीक है? अब किसको घेरना है और किसके द्वारा घेरना है, ये बातें आगे लिख दी गई हैं। तो अब देखो आगे हमने लिख दिया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, ठीक? कि पर्यावरण किसी यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक तथा जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यान से आप लोग इसको थोड़ा-सा समझने का प्रयास करिए कि जो हमारा एनवायरनमेंट होगा, जो हमारा वो होगा, पर्यावरण होगा, वो क्या होगा? मान लीजिए हमारा ये कोई जीव है, अब इस जीव के चारों तरफ जो भी जैविक घटक होंगे, जो अजैविक घटक होंगे और इन दोनों की जो अंतःक्रिया होगी, इन सबको समाहित करते हुए जो एक निकाय बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे, ठीक है? तो इन सबको सम्मिलित करते हुए जो हमारा अवयव बनेगा या निकाय बनेगा, उसको हम बोलेंगे पर्यावरण, ठीक है? तो वही बात देखो यहाँ पर लिखी गई है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। मतलब पर्यावरण के अंदर ये तीनों बातें आ जाएँगी, जैविक, अजैविक और साथ में इनके मध्य जो अंतःक्रिया है, वो सब इसके अंतर्गत शामिल होंगी। ठीक है? चलिए, अब थोड़ा-सा इसको और अगर डेरिवेट करते हैं, तब यहाँ पे देखो एक पॉइंट हमने लिख दिया है कि चूँकि मनुष्य प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर के मानव निर्मित, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। कौन-कौन से? सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है? और मानव निर्मित, ठीक? प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित भी होते हैं। देखिए यहाँ पर वो बंदा रह रहा है तो जाहिर सी बात है कि साथ वाले के साथ अंतःक्रिया भी करेगा, ठीक है? और उसके फलस्वरूप दोनों क्या होंगे? प्रभावित होंगे। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है, जो अभी हमने ऊपर ऊपर बात कही, ठीक है? नेक्स्ट बात है कि पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए और परस्पर आश्रित रहते हैं। अच्छा एक बात जिस पर मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, वो है क्रिया, ठीक है? मतलब हमारा इफ़ेक्ट उन पर और उनका इफ़ेक्ट हम पर। मतलब हम आज जैसे उसका एक एक जो सबसे छोटा एग्ज़ाम्पल है, वो आप यही देख लो कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने साँस के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं, उसको कौन लेता है? पेड़-पौधे लेते हैं और जो पेड़-पौधे अपनी साँस के द्वारा जो हमको देते हैं ऑक्सीजन, उसको कौन लेता है? हम ले लेते हैं, ठीक है? तो हमारा इनके साथ क्या है? संबंध है, पौधों के साथ। उसी प्रकार से जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमारे पर्वत हैं, जो पठार हैं, जो मैदान हैं, इनके साथ हमारा भी संबंध है क्योंकि हम यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे अपने फसलें उगा रहे हैं, ठीक है? और इन पर जो जड़ी-बूटियाँ होती हैं, उन पे वो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो हमारा उनके साथ संबंध है और उनका भी हमारे साथ संबंध है, ठीक है? तो इस बात पे हम बहुत जोर दें, तो इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा जो कि जो जैविक और अजैविक जो हमारे तत्व हैं और उन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया है, इन सबको अगर हम जब समाहित करेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ, ये हमारा जो है पर्यावरण है, ठीक है? चलिए और लास्ट बात ये है कि पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में और कुछ कारक जो है नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है? इतनी बात हो गई इसके परिचय में।
अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन-कौन से हैं और पर्यावरणीय कारक कौन-कौन से हैं, ठीक है? चलो, चूँकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। भौतिक भौतिक और जैविक, भौतिक का मतलब अजैविक और जैविक का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं जहाँ पे जीव हो, जान हो, ठीक है? जैविक संकल्पना अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अब देखो 2 डिवीज़न हैं, जो पहला हमारा है वो है अजैविक या भौतिक पर्यावरण और जो दूसरा हमारा वो है जैविक पर्यावरण। अब देखो जो हमारा अजैविक या भौतिक वाला है इसके अंतर्गत 3 पार्ट है, कौन-कौन सा? स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण, ठीक? अब स्थल मंडल में भी कौन-कौन से पार्ट इसके हैं? पर्वत हो गया, है ना? मैदान हो गया और मरुस्थल हो गया। जब हम वायुमंडल की बात करेंगे तब जो हमारा वायुमंडल है उसमें तो हमारी जो कई सारी परतें हैं, ठीक है? लेकिन उसमें भी जो हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो हमारे 2 हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। क्षोभ मंडल क्यों? क्योंकि वर्षा, ठीक है, आंधी-तूफान, चमक ये जो सारी घटनाएँ हैं, वो कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। जो आपका समताप मंडल है, आप सबको पता है कि वहीं पे क्या होती है? ओज़ोन परतें पाई जाती हैं, है ना? तो असल में ये जो 2 पार्ट हैं, इसके बाद आपका आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, वो सब भी इफ़ेक्ट हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट बहुत कम है या उनके साथ हमारा जो संबंध है वो थोड़ा कम है, ठीक है? लेकिन ये जो हमारे हैं क्षोभ मंडल और जो जो समताप मंडल है, ये हमारे बिल्कुल पास की घटना है, ठीक है? क्योंकि इनके साथ हमारा पर डे का संबंध है, इस नाते हम इसको भी अपने पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे। फिर हमारा आता है जलमंडलीय पर्यावरण। अब जलमंडल में देखो हिमनद होता है ना? आप लोगों ने ग्लेशियर का नाम सुना होगा, वो चीज़ें हो गई। झील है, नदी है, सागर है, ठीक है? तो इन ये सब हमको प्रभावित करती हैं और हम इनको प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो है जलमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड डिवीज़न है वो है जैविक पर्यावरण। तो जैविक में क्या-क्या बातें आती हैं भाई? बोलो बताइए? जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैविक में 2 बातें आती हैं। कौन-कौन सा? पहला हमारा जो है, वो है वनस्पति और दूसरा हमारा है जंतु। अब वनस्पतियों में छोटे पौधे, बड़े पौधे, है ना? जो हमारी औषधियाँ हैं, वो सारी बातें इसमें आ जाएँगी। और जो हमारा जंतु पर्यावरण इसमें इसमें क्या होगा? जो हमारे छोटे जीव हैं, है ना? जो कीट-पतंगे हैं, जो बड़े जीव हैं, जो सबसे बड़े जीव हैं या जो हमारे अभी तक थे, जैसे डायनासोर वगैरह, वो लोग जो मर गए हैं, वो लोग। और साथ में जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया, जिनको हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो वो भी हमारा जो है इसी जंतु पर्यावरण के ही पार्ट होगा, ठीक है? चलिए, तो ये जो आपको हमने यहाँ पे से एक टेबल बना दी थी, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी, है ना? चलिए, अब थोड़ा-सा आगे हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक और नोट पॉइंट भी लिख दिया है कि चूँकि जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, को जलवायु की दशाओं की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है। जैसे उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, आप सबको पता होगा कि हम जब ज्योग्राफी में जाते हैं तो हमको एक जगह मिलती है, उसका नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश मिलते हैं, ठीक है? अब वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ के जो पेड़-पौधे हैं, वहाँ के जो मानव की जो स्किन है, वहाँ के जो लोगों का नेचर है, वो उन सबका असर पड़ता है और वो एक-दूसरे के साथ क्या कहते हैं संबंधित हैं, ठीक है? उसी प्रकार से ये देखो जो हमारा शीतोष्ण कटिबंध है, वहाँ का जो एक पर्यावरण है, जो हमारा ध्रुवीय प्रदेश है ना? जो हमारे ध्रुवों पर है, पृथ्वी के ध्रुवों पर, वहाँ का एक अपना ही अलग ही परिवेश है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम इसको और भी जो है तरीकों में बाँट सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो ये जो हमने लिखा है ना कि भौतिक पर्यावरण को जलवायु, अब जलवायु में क्या बातें हैं कि जो जैविक समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्र का सृजन करती हैं। अब देखो ये जो निवास क्षेत्र वाली बात है, ये इंटरलिंक्ड है किससे? ज्योग्राफी से। तो अब ज्योग्राफी की वजह से ही हमको ये पढ़ना रहेगा, है ना? उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्णकटिबंधीय पर्यावरण और ध्रुवीय पर्यावरण। अब चूँकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बस इसका सिर्फ नाम जान लेना काफ़ी है। लेकिन जब हम इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमको इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर आता है कि इसके अंतर्गत जो हमारा मानव का जो हमारे अजैविकीय पदार्थ हैं, उनके साथ संबंध क्या है? वो हमको कहाँ तक प्रभावित करते हैं या उनके द्वारा हम कहाँ तक प्रभावित होते हैं, ठीक है? उसके बाद वहीं पर एक पॉइंट और भी आता है कि हमारे द्वारा या इंसानों के द्वारा जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया किया जा रहा है, मतलब हमने जंगलों से पे हमने हमने जंगलों से पेड़ काट दिए, वहाँ की लकड़ियाँ खत्म कर दी, है ना? वहाँ की जो जीव जो उन पेड़ों पर रहते थे, उनका हमने आवास खत्म कर दिया। वहाँ पर हमने गंदगी फैलाई, हमने वहाँ पर क्या किया कि प्लास्टिक फेंके, पन्नियाँ फेंकी, तो उसका दुष्परिणाम उनको क्या मिला और साथ-साथ हमको क्या मिला।
तो ये सारी बातें हम लोग कहाँ पे करेंगे? हम लोग करेंगे जब मेंस पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा जो प्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम लोग यहाँ पे केवल पॉइंट वाइज़ देख ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी हमने यही प्रयास किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाएँ, वो हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है, ठीक है? चलिए, अब इसको थोड़ा-सा और डिटेल में जानते हैं कि पर्यावरण के संघटकों को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। कौन-कौन से हैं वो? भौतिक या अजैविक, दूसरा कौन-सा जैविक और तीसरा कौन-सा है ऊर्जा, है ना? चलो, जो पहला हमारा है वो है भौतिक या अजैविक संगठन। इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल आदि सम्मिलित होते हैं। अब इसको थोड़ा-सा हम और डिटेल में आगे बढ़ेंगे, तब जानेंगे। सेकंड जो हमारा है जैविक वाला, इसके अंतर्गत क्या-क्या है? पादप हो गया, मनुष्य समेत जंतु हो गए और सूक्ष्म जीव आ गए। देखो भाई जैविक में कितने लोग हैं? एक है पादप मतलब पेड़-पौधे, छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे वो औषधियाँ हों या घासें हों, ठीक है? साथ में हम यानी कि मनुष्य और मनुष्य समेत जो जंतु हमारे जो छोटे जीव हैं, जो कि कीड़े-मकोड़े हैं, जो बड़े जीव हैं, इनके साथ जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, है ना? जो जो हमारी नंगी आँखों से नहीं दिखते हैं। जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, है ना? कवक हो गए, फंगस हो गए, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि उनका भी हम पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा उन पे वो होता है ना? जो हमारी बीमारियाँ होती हैं वो क्यों होती हैं? वो सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होती हैं, आप सबको पता ये बात है ना? तो उनसे हम कितना प्रभावित होते हैं। और जो तीसरा हमारा है वो है ऊर्जा संगठक। इसके अंतर्गत क्या था? जो सबसे बड़ी बात है वो है सौर ऊर्जा। आप सबको पता होगा कि ऊर्जा का जो जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य है ना? तो सौर ऊर्जा हो गया। इसके साथ-साथ क्या है? भूतापीय ऊर्जा हो गया, है ना? और ऊर्जा संगठक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जो हमारी भूतापीय ऊर्जा है और जो हमारी सौर ऊर्जा है। तो इन दोनों को भी हमको जानना होगा, ठीक? तो आइए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है भौतिक या अजैविक संगठक। थोड़ा-सा इसकी हम एक डिटेल चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं और वो भी पॉइंट वाइज़ में, है ना? उनके अंतर संबंधों को हम मेंस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट के रूप में उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भौतिक संगठन के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है और पुनः इन्हें क्रमशः मृदा, वायु तथा जल संगठक भी कहा जाता है। देखो एक बड़े अगर हम स्वरूप में इसको हम पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे कि हम स्थल मंडल पढ़ रहे हैं, तो स्थल मंडल में हम पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अगर उसको एक आम बोलचाल भाषा में हम पढ़ें तो हम क्या कह देंगे कि हम मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? कौन-सी मिट्टी? पहाड़ी मिट्टी की समतल वाली मिट्टी की, जो आपका ये नदियों के जो किनारे होती है उसकी मिट्टी। तो इस प्रकार से भी उसको हम पढ़ सकते हैं या संगठक में कह सकते हैं। दूसरा आपका वायु वाला हो गया, है ना? और तीसरा आपका जल हो गया, ठीक? चलिए। अब देखते हैं कि ये तीनों भौतिक संगठक पारितंत्र का मतलब होता है पारिस्थितिकी, है ना? चाहे आप पारिस्थितिकी कहो, चाहे आप पारितंत्र कहो। पारितंत्र के उपतंत्र हैं, क्या हैं? उपतंत्र हैं, मतलब एक बड़ा-सा सिस्टम है, उस सिस्टम के ये क्या हैं? हिस्से हैं, है ना? ये जो हमारे हैं पार्ट, ठीक है? ये जो आपके हैं मृदा वाले हो गए, वायु हो गया, जो जल हो गया, ये सब एक बड़े से पारिस्थितिक तंत्र के हिस्से हैं, ठीक है? और सामान्य शब्दों में भौतिक वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन का जो सामान्य शब्द में मतलब है वो यही है कि जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, वातावरण है, वो जो है वायु से, प्रकाश से, ताप से, जल से और मृदा से मिलकर के बना हुआ है, ठीक? अब इसमें से जो हमारा वायु है, ये आप सबको पता है, इसके बारे में बहुत बहुत सारी बातें आपको बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ जानकारी हो जाएगी। प्रकाश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी, ताप के बारे में, जल के बारे में। लेकिन जो हमारी मृदा है, यहाँ से लगभग एक 1-2 सवाल बन ही जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा उसकी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो आइए जो है मृदा के बारे में हम थोड़ी चर्चा यहाँ पे कर लें। मृदा मतलब सोइल, है ना? चलिए, अब मृदा देखो भू-प्रपट्टी की सबसे ऊपरी परत है, जिसको आप लोग अपने गाँव की भाषा में नहीं कहते पपड़ी या फिर धूल कहते हैं, धूल, जो सबसे ऊपर की परत है, जो हमेशा हवा के माध्यम से उड़ जाती है ना? तो वो है सोइल, है ना? जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण शैलों का अपने स्थान पर अपक्षय, है ना? से या स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा अपरदन से होता है। अब बताओ, ये जो हमारी मान लो ये हमारी हमारी ज़मीन है, धरती है और जो सबसे ऊपर की जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, है ना? अच्छा, ये मिट्टी अपने स्थान से कट के हम तक कैसे आती है या उड़ती कैसे या बाहर कैसे आ पाती है? और देखो उसके बारे में लिखा गया है कि शैलों के अपक्षय होने से, मतलब उनका जब क्षय होता है तो उससे
या फिर जो स्थानांतरित जो तलछटों का जो जल से या फिर हवा से जो अपर्दन होता है उसके माध्यम से क्या होता है, कटाव होता है, फिर कटाव होकर के वो बह जाते हैं या उड़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा गया कि मृदा में पौधों, फसलों, घास स्थल तथा वनों की वृद्धि होती है। ये सब कहाँ होते हैं? ये इसी मृदा में होते हैं। भाई ज़मीन हमारी है, तो इस ज़मीन के सिर्फ़ जी ये जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, यहीं पर तो होंगे, अंदर तो होगा नहीं कोई, ऊपर ही पार्ट में होगा, तो वही बात लिखी गई है। ठीक है? जिन पर मानव भोजन, वस्त्र, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री के लिए आश्रित रहता है। हमारा जो इंसान है, वो इन पर किन-किन वस्तुओं के लिए आश्रित है? भोजन के लिए है, और किसके लिए है? वस्त्र के लिए है, लकड़ी के लिए है ना? और फिर कुछ जो निर्माण की वस्तुएँ हैं, उनके लिए है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं कि मृदा का खनिज अवयव उनके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपक्षय पर निर्भर करता है। ठीक है? तो इस प्रकार से जो हमारा भौतिक संगठक है उसमें हमने क्या-क्या बातें पढ़ी? 4 बातें पढ़ी, है ना? कौन-कौन सी? सॉरी 3 बातें पढ़ी। मृदा पढ़ी हमने और वायु पढ़ा और जल पढ़ा। अब इन सब के अलावा कुछ और तत्व भी हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। जैसे प्रकाश हो गया, ताप हो गया, है ना? तो इन सबको भी हम इसी अपने अजैविक संगठक में ही शामिल करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो हमारे अजैविक संगठक हैं, तो उनमें से कौन-कौन से हैं? तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि हमारा जो वायु है वो क्या है? अजैविक। अजैविक का मतलब ये होता है जिसमें जान ना हो, है ना? सीधी-सी बात है। तो वायु हो गया, है ना? प्रकाश हो गया, ताप हो गया, है ना? जल हो गया और मृदा हो गई। तो ये क्या है हमारे अजैविक इसके क्या हैं? संगठक हैं। अगर ये तो बहुत सूक्ष्म स्तर पे हो गया, लेकिन अगर इसको थोड़ा-सा हम एक स्थूल स्तर पर देखें तो क्या हो जाएगा? तो हमारे 3 मिल जाएँगे कौन से? स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और इन तीनों के बारे में हमने अभी आपको ऊपर और डिटेल में समझाया था यहाँ पे देखो, कि इसके अंतर्गत मैदान आ गया, है ना? पर्वत आ गया और आपका मरुस्थल आ गया और इसके अंतर्गत जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल और यहाँ पे जल के अंतर्गत हिमनद, जलीय और नदी और सागर, ये सब जहाँ हो गया, है कि नहीं? चलिए, अब हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं अपने जैविक संगठक के रूप में, जो हमारा पर्यावरण का जो सेकंड कारक या जो सेकंड पार्ट है, वो क्या है? जैविक संगठक है। अब इसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? आप सबको पता है कि 3 बातें आती हैं, कि पर्यावरण के का जो जैविक संगठक है, उसके अंतर्गत 3 बातें हैं। कौन-कौन से? पादप, पादप का मतलब पेड़-पौधे। अब पेड़-पौधों में छोटी घासों से लेकर के बड़े-बड़े जो हमारे पेड़ होते हैं या जो वृक्ष होते हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाएँगे। दूसरा हमारा जीव, अब जीव में छोटे जीवों से लेकर के बड़े जीव, साथ में हम मनुष्य भी शामिल होंगे। और जो तीसरा पार्ट है वो रहेगा हमारा सूक्ष्म जीवों का, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कवक हो गए, फंगस हो गया, है ना? तो वो सब इसके अंतर्गत आ जाएँगे। अब थोड़ा-सा इसको हम लोग जान लेते हैं कि पादप के बारे में क्या बातें हैं, कि पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। साथ ही मनुष्य सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं। आप सबको जानकारी है। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठकों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं, है ना? हरे पेड़-पौधे अपना आहार या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है? हम लोग क्या हैं? परपोषी हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हैं, लेकिन जो हमारे हरे पेड़-पौधे हैं, वो क्या हैं? वो स्वपोषी हैं, ठीक है? चलिए, सेकंड की बात करें तो वो है हमारा जीव, है ना? अब जीव में क्या बातें हैं कि जीव जो है स्वपोषित एवं परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा-सा आपको एक नई बात यहाँ पे मालूम हो रही है कि जीव क कैसे स्वपोषित हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। परंतु अधिकांशतः जीव क्या होते हैं? परिपोषित ही होते हैं। बहुत सारे मतलब 99 से ज़्यादा क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वपोषित भी होते हैं। अब देखो, जो हमारे स्वपोषित जीव हैं अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया पर्णहरित की उपस्थिति में एवं ई क्लोरिटा एक प्रकार का समुद्री घोंघा है, जो शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है। अब देखो, जो पहला हमारा है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। अब ये क्या करता है? हमारा जो नहीं क्लोरोफिल है पर जिसको हम लोग बोलते हैं पर्णहरित, यहाँ से क्या ले लेता है? ई क्लोरिटा सॉरी यहाँ पर्णहरित की उपस्थिति में अपना जो भोजन है वो साइनोबैक्टीरिया बना लेता है। और जो दूसरा हमारा है ई क्लोरिटा, ये क्या करता है? इसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार का समुद्री घोंघा भी है। ये क्या करता है? ये शैवालों से क्लोरोफिल ग्रहण करके अपना भोजन का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 2 जीव हैं वो क्या हैं? स्वपोषी इनको हम कहते हैं, ठीक है?
अब हम बात करते हैं परपोषी की। अब परपोषी क्या होते हैं? परपोषी आपके 3 टाइप के होते हैं, है ना? यहाँ पे देखो हमने लिख दिया है। कौन-कौन से? मृतजीवी या मृतोपजीवी भी कहीं-कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरा हमारा परजीवी, है ना? पैरासाइट्स आप सब जानते होंगे। जो तीसरा हमारा वो है प्राणी समभोजी। तो इस प्रकार के जो मैं 3 ऐसे जीव हैं जो क्या हैं? अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं। अब देखते हैं कि मृतजीवी क्या होते हैं। अब देखो जो मृतजीवी हैं, अब मृतजीवी का ये मतलब नहीं होता कि जो मरे हुए जीव हैं। भाई मरे हुए जीव जीव नहीं, जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण लेते हुए, उनको हम क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं, ठीक है? देखो जैसे यहाँ पर बात लिखी ना कि वे जीव जो मृत पेड़-पौधों से तथा जीवों से, मृत पेड़-पौधों तथा जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं या उन पे वो डिपेंड रहते हैं। मतलब ऐसे पेड़-पौधे या ऐसे जंतु जो मर चुके हैं, जो समाप्त हो मतलब जिनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, उनसे वो कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं ताकि वो अपना पोषण कर सकें। तो उनको हम क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। सेकंड जो हमारा वो है क्या? परजीवी मतलब पैरासाइट्स। वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं, ठीक? चलो भाई, इसके बाद जो हमारा अगला है, जो नेक्स्ट हमारा है, थोड़ा-सा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, है ना? वो हमारा है प्राणी समभोजी। ये क्या होते हैं? वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं और इसके अंतर्गत सभी बड़े जीव-जंतु इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हाथी, गाय, बैल, ऊँट आदि। ये सब क्या हैं? प्राणी समभोजी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? होलोज़ोइक बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, है ना? तो इस प्रकार के हमारे 2 हमको ऐसे जीव मिले, एक तो जो होते हैं आपके स्वपोषी और जो दूसरे हमारे होते हैं वो परपोषी, ठीक? चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट है, तो थोड़ी उसकी भी हम चर्चा कर लें, है ना? चलो, सूक्ष्म जीव, नेक्स्ट हमारा क्या है? वो हमारा है सूक्ष्म जीव। चलो, इसमें क्या लिखा गया है कि सूक्ष्म जीवों को वियोजक मतलब डिकम्पोज़र, है ना? डिकम्पोज़र्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजक कहते हैं, है ना? वियोजक मतलब क्या? जो डिकम्पोज़ कर दे, है ना? ये मृत पौधों, जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा-गला करके क्या कर देते हैं? वियोजित यानी कि डिकम्पोज़ कर देते हैं। वियोजन प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार भी ग्रहण करते हैं। ये अपना आहार भी ग्रहण करते हैं। ठीक है? अच्छा भाई। चलो भाई, तो जैसा कि यहाँ पे आप सब देख रहे पा रहे थे कि जो हमारा सूक्ष्मजीव है, ठीक है? एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो हमारा सूक्ष्मजीव है उसको क्या बोलते हैं? वियोजक बोलते हैं मतलब डिकम्पोज़र बोलते हैं, ठीक? वो क्या करता है? वो मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा-गला करके उसको क्या कर देता है? डिकम्पोज़ कर देता है, ठीक है? और वियोजन की प्रक्रिया के दौरान वे अपना आहार भी क्या कर लेते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक? साथ ही इन्हें सरल रूप से रूपांतरित करके पौधों हेतु पुनः उपलब्ध करा देते हैं। मतलब क्या? जैसे मान लो ये तुम्हारा एक पेड़ है, ठीक है? इसकी जो पत्तियाँ ज़मीन पे ये आपकी ज़मीन है, यहाँ पे जब गिरी, ठीक है? तो जो हमारे डिकम्पोज़र हैं, वो क्या करेंगे? इनको सड़ा-गला करके फिर इसको खाद के रूप में जो है मिट्टी को दे देंगे, ताकि फिर उसको वो खाद जो है आपके पेड़ के लिए उपयुक्त रूप से फिर से वो जो है आ जाए, ठीक है? चलिए और हुँ, जो आपका अगला लिखा है कि सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक सम्मिलित हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं। तो ये तो आपके हो गए कौन-कौन से? 2 पार्ट हो गए, एक हो गया जैविक और एक हो गया अजैविक। अब जो तीसरा हमारा है वो क्या है? ऊर्जा संघटक मतलब जो हमारा पर्यावरण उसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? ऊर्जा संघटक, है ना? चलो भाई, इसको हम बोलते हैं एनर्जी कंपोनेंट्स, है ना? चलिए। आइए आगे देखते हैं, जो हमारा तीसरा है वो उसका नाम क्या है? ऊर्जा संघटक, ठीक है? इसमें देखो जो सबसे पहली बात लिखी है वो यही है कि इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। अब देखो ऊर्जा में 3 बातें कौन-कौन सा? सौर प्रकाश, सौर विकिरण और ऊर्जा के और उसके विभिन्न पक्षों को इसमें हम शामिल करते हैं। सेकंड बात लिखा गया कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होती है। ये किस रूप में होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होती है। अतः इसको हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी कह सकते हैं या कहते ही हैं, ठीक है? सूर्य की बाह्य बाह्य सतह की अत्यंत तापदीप्त गैसें नीचे से गर्म होकर के ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिनको हम फोटॉन कहते हैं, ठीक है?
और तीसरी बात ये है कि जो जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्यातप या सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तीन बातें लिखी गई हैं कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्यातप और या सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर जो हमारी जो सतह है पृथ्वी वाली, उस पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। ठीक, ये दो पॉइंट आपको यहाँ से जानने हैं। और चौथी बात यह है कि सूर्य की यह ऊर्जा पृथ्वी के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकलापों एवं भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत प्रकाश प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया जाता है। अब देखो, ऊर्जा संगठक के अंतर्गत प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो हमारा ऊर्जा होगा का जो संगठक होगा उसमें क्या क्या कहेंगे, प्रकाश को ऐड कर लेंगे और तापमान को ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलो अब प्रकाश के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे प्रकाश मतलब लाइट, है ना। जो सबसे पहला पॉइंट वो यही है कि पृथ्वी पर अवस्थित प्रायः सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सौर स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश एवं लंबी तथा सूक्ष्म तरंग विकिरण से निर्मित होती है। सूक्ष्म तरंग विकिरण में कॉस्मिक किरणें, एक्सरेज और परावैंगनिक किरणें पाई जाती हैं, जिनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 400 नैनोमीटर से कम होता है। कितने से कम होता है? 400 नैनोमीटर से भी कम होता है। ठीक, सेकंड बात यह है कि प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम, जिनकी तरंगदैर्घ्य 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है, वे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। ठीक, और तीसरी बात यह है कि साथ ही अवरक्त तरंगदैर्घ्य, है ना, अवरक्त तरंगदैर्घ्य, है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड बोलते हैं, वो जो होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो 740 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। और चौथा पॉइंट ये है कि समताप मंडल में स्थित ओजोन द्वारा परावैंगनिक तरंगदैर्घ्य विकिरण, जिसकी जो लंबाई होती है वो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की होती है, का तेजी से अवशोषण हो जाता है। इस कारण से परावैंगनिक विकिरण का सिर्फ अल्प भाग ही पृथ्वी तल पर पहुंच पाता है। ठीक है, ये कुछ बातें जो प्रकाश के संदर्भ में थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है वो है यूवी रेज के बारे में, है ना, परावैंगनिक किरणों के बारे में। तो यहाँ पर देखो हमने उसको यहाँ पर एक डिवीजन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि तरंग दैर्घ्य के आधार पर, है ना, उनकी लंबाई के आधार पर जो परावैंगनिक किरणें हमारी हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यूवी सी, यूवी बी और यूवी ए। और सी का की जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होती है? 100 से लेकर के 280 नैनोमीटर। बी की कितनी होती है? 280 से लेकर के 320 नैनोमीटर। और ए की कितनी होती है? 320 से लेकर के 400 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो एक तो नोट पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इन तीनों में जो यूवी सी है विकिरण घातक होती है, साथ ही जो यूवी बी है भी जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। मतलब ये कि जो सबसे घातक या जो सबसे खराब यूवी रेज है वो कौन सी है? सी वाली। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है प्रकाश के बारे में हमको जाननी थी और हमने जाना। अब जो इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि इसके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में कई बार बाई फैक्ट पूछ लिए जाते हैं वो हम भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्ट वो यही है कि इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय जो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया गया था और यह जो है विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना भी थी। दूसरा यह है कि राजीव गांधी के ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना, है ना, 1985 में प्रारंभ किया था। और तीसरी बात यह कि राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो सृजन किया गया था 17 सितंबर 1985 को। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये जो 6 पॉइंट हमने लिखे हैं ये 6 पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और चौथा पॉइंट ये कि हमेशा एग्जाम में आता रहता है, आप सबको पता है कि पीछे का सबसे फेवरेट पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था। पांचवा पॉइंट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में, मतलब एनजीटी, है ना, कब आया था? 2010 में पारित किया गया था। और छठवीं बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कुछ बातें जो है आज के हमारे चैप्टर्स के रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है,
अगर आपके कोई कमेंट्स हों, कोई बात पूछनी हो, कुछ कहना, तो आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग इस क्लास के सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यू करना जो है इस क्लास के लिए बचा रह गया है। तो उसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।